हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो पहला पाठ यानी अध्याय है, जिसका नाम है भारतीय संविधान। और ये नागरिक शास्त्र हमारा सब्जेक्ट जो हमने शुरू किया है दोस्तों, जिसके कुछ वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर आता है दोस्तों मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों, जब आप एनसीईआरटी देखोगे अपनी एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी के ही दूसरे या तीसरे पेज में ही आपको मिल जाएगा कि साइड में कुछ मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। वो 6 ही मौलिक अधिकार वहाँ पर लिखे हुए व्यवस्थित तौर पर, इसका मतलब क्या होता है, किस मौलिक अधिकार में क्या क्या लिखा गया है, हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा समझते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या भूमिका है। तो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान ने, भारत का संविधान बना कब था पहले तो मैं आपको बता दूं। बार बार मैं उस डेट को लिखूंगा ताकि आपको क्या हो जाए, वो डेट याद रह जाए। 26 नवंबर 1949 हमारे देश का संविधान लिखा गया था दोस्तों, पारित किया गया था। 1949 को पारित हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये डेट दोनों आपको याद होना चाहिए, और दोनों अलग अलग डेट है दोस्तों। कारण क्या है, एक पारित होने वाली है और दूसरी क्या है, इस दिन हो गया था हमारे देश का संविधान लागू हो गया था। तो ये 2 डेट तो आपको याद ही रखना है। अब चर्चा करते हैं कि जब देश का संविधान बनाया गया था, यानी 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जब देश का संविधान बनाया गया था, या 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू किया गया था, तो उसी संविधान को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मूल संविधान। वो हमारा मूल संविधान होता है। इस मूल संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए थे। हमारा भाग जो 3 है वो इन्हीं मौलिक अधिकार की बात करता है। भाग 3 मौलिक अधिकार की ही बात करता है। इस भाग 3 के अंतर्गत हमें कुल मिलाकर के शुरुआती में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। अब यार 7 दिए गए थे, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कितने? 6। दिए तो 7 गए थे, लेकिन अभी हम लोग कितने पढ़ेंगे? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7वां जो मौलिक अधिकार है ना दोस्तों, वो बाद में हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटा दिया गया था 1978 में। तो हटा क्यों दिया गया था, वो सारी बात की बात है, लेकिन फिलहाल इतना समझना है कि जब देश का ओरिजिनली संविधान बनाया गया था, तब केवल 7 अनुच्छेद थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अब जो है 1 मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है और हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। जानने की ज़रूरत है बिल्कुल कि वो 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था। उसका नाम था दोस्तों संपत्ति का अधिकार। वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि संपत्ति का अधिकार हमारा अधिकार ही नहीं है। आज भी वर्तमान में भी भारत के सभी नागरिकों के पास में संपत्ति का अधिकार है, लेकिन बस वो मौलिक अधिकार नहीं बचा। अब वो लीगल राइट्स है, उसको हम लोग बोलते हैं विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। और आज वो कहाँ पर है? हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद नंबर 300 क में, या 300 ए बोल सकते हो उसको इंग्लिश लेटर में। तो 300 ए या 300 क लिख सकते हैं, क कबूतर वाला क। तो इस वाले अनुच्छेद में आज उसको रखा गया है, तो इतनी दूर फेंक दिया गया उसको। लेकिन अगर ये यहाँ होता तो मौलिक अधिकार होता, लेकिन वो वहाँ है तो वो कानूनी अधिकार है। हम लोग आगे की कक्षाओं में ये भी समझेंगे, आगे के वीडियोस में ये भी बताऊंगा मैं आपको कि अंतर क्या होता है दोनों में, कि मौलिक अधिकार क्या होता है और कानूनी अधिकार क्या होता है। फिलहाल हमें समझने की जरूरत है इन सारे अधिकारों को। एक एक करके सारे अधिकार मैं समझाता हूँ। आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि मूल संविधान का मतलब क्या होता है। जब लिखा गया था ना संविधान, पहली बार जब पारित किया गया था, उसमें जो जो बातें थी वो सब मूल संविधान थी। उसके बाद संविधान में कुछ चीज़ें जोड़ी गई और कुछ चीज़ें हटाई गई। तो जब संविधान में कुछ जोड़ा जाता है या कुछ हटाया जाता है, तो उसके बाद वो मूल नहीं बचता, उसके बाद वो अमेंडेड हो गया, यानी वो संशोधित संविधान कहलाता है। तो कुल मिलाकर के मूल संविधान जब लिखा होगा ना आपके सामने, तो आपके जहन में एक ही डेट आनी चाहिए, और वो आनी चाहिए या तो 26 नवंबर 1949 जब पारित हुआ था वो, ये जब लागू वाली डेट तो आपको याद ही रहती 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 की डेट दिमाग में रखना, शायद आपको उससे कुछ फायदा हो सके। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित इन मौलिक अधिकारों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारा पहला अधिकार जो इसमें दिया जाता है, जो 6 जो हमारे पास अभी है, उसमें से पहला अधिकार जो हमारा है, पहली बात तो मैं बता दूं कि संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन सारे आर्टिकल सीधे सीधे मौलिक अधिकार की बात नहीं करते हैं। जो जो आर्टिकल मौलिक अधिकार की बात करते हैं उनकी बात मैं आपसे करूंगा। पहला हमारा अधिकार है जिसको हम लोग बोलते हैं समता या समानता का अधिकार। समानता तो आप समझते होंगे,
आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 18 तक इसी के बारे में बात की गई है। इसका मतलब जब आप आर्टिकल 14 पढ़ोगे ना, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आप समता का अधिकार ही पढ़ रहे हो। जब आप आर्टिकल 15 पढ़ोगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आप समता का अधिकार पढ़ रहे हो। आप आर्टिकल 16, 17 और 18 भी पढ़ोगे तो उसमें सारी की सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई दिखेगी आपको? समानता के अधिकार से संबंधित सारी बातें की गई। इसका मतलब समानता का जो एक अधिकार है ये केवल एक किसी आर्टिकल में नहीं है, ये टोटल कितने आर्टिकल में आपको दिख रहा है? 14, 15, 16, 17, 18, इन सारे आर्टिकलों में, इन सारे अनुच्छेदों में समानता की तो बात की गई है। दूसरा हमारे राइट से दोस्तों अधिकार है, उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 22 तक। यानी अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक आपको जो अधिकार पढ़ने को मिलते हैं वो सारे के सारे स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। हम लोग इनकी चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, समानता का मतलब क्या होता है, और आने वाले जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके क्या क्या मतलब निकलते हैं, हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। पहले मैं बता दूं कि इसको कहाँ कहाँ बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, ये आपको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में। ये दो आर्टिकल है इसके लिए, केवल शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए। जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है आपके 25 से लेकर के 28 तक। यानी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक किस चीज़ के बारे में बताया गया है? ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है वो आपको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 29 और 30 में। यानी अनुच्छेद नंबर 29 और 30 बात करता है संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की। ठीक है दोस्तों। और जो आपका आखिरी अधिकार है जिसको बोलते हैं हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 32 में। एक अकेला अनुच्छेद इसी के लिए, केवल अनुच्छेद नंबर 32 में क्या मिलेगा आपको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आप सोच रहे हैं कि सर अनुच्छेद 31 कहाँ चला गया, तो अनुच्छेद 31 में वो संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार है और कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इनको बताया गया है। एक एक करके सबको समझने से पहले मैं बता दूं इसका मतलब क्या होता है। पहला अधिकार बोलता है हमारा समानता का अधिकार। दोस्तों समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब अगर मान लो आप स्कूल जा रहे हैं और आपके स्कूल में सभी जाति के लोग आते हैं, आप ये बात भी जानते होंगे, और आपके स्कूल में टेबल पर सभी बच्चे बेंच पर सभी बच्चे बैठते हैं या कुर्सियाँ लगी होगी सबके लिए। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे जो निचली जाति के हैं उनको नीचे बैठने के लिए कहा गया? क्या आपने ऐसा देखा कि महिलाओं जो लड़कियां होती हैं उनको नीचे बैठने के लिए कहा गया? तो आप बोलोगे सर ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, हमेशा सभी लोग बराबर बैठते हैं। तो अगर आपके स्कूल में सभी बच्चे चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग के हो, उसके बाद भी वो आपकी कक्षा में बराबर बैठ रहे हैं, तो दोस्तों वो है समानता। समानता हर स्पेयर में काम करती है, हर जगह काम करती है। चाहे वो किसी स्कूली बात की बात हो, चाहे वो किसी धार्मिक संस्था की बात हो, चाहे किसी मंदिर में घुसने की क्यों ना बात हो, हर जगह पर हर व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है। क्योंकि सारे इंसान समान है, ये संविधान बोलता है। इंसानों को तो समान माना गया, इंसान से भेदभाव नहीं कर सकते आप। क्यों भेदभाव करेंगे आप? और वो भेदभाव किस आधार पर नहीं कर सकते वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आर्टिकल के अंदर सारी बातें कही गई है। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि क्या आप स्वतंत्र हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि अगर आप बिना पूछे, आप 8वीं क्लास में आप बिना पूछे रात को 12 बजे अपने घर से निकल सकते हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या आप बिना पूछे अपने घर से गाड़ी लेकर निकल सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं पापा की परमिशन लगेगी। इसका मतलब आप पूरी तरह से आज़ाद तो नहीं हो। आपको, या आप कहीं भी जाते हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, कोई ना कोई तो आपको रोकता होगा। बिना रोक टोक के कहीं जा नहीं सकते। जब आप बिना रोक टोक के कोई काम कर सकते हो तो उसको बोलते हैं स्वतंत्रता। यदि आपके काम में कोई भी दूसरी तरह की बाधा आ रही है, कोई आपको रोक रहा है या आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ रही है, तो कुल मिलाकर के वो आपकी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं होती। फुल इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है बिना रोक टोक के काम करने की आज़ादी। अगर आप बिना रोक टोक के काम करने के लिए स्वतंत्र हो तब आप स्वतंत्र हो सकते हो। तब आप बोलोगे कि सर जब मैं हर चीज़ के लिए पिताजी से पूछता हूँ तो फिर संविधान ने ये स्वतंत्रता का अधिकार मुझे दिया, तो फिर दिया क्यों?
तो दोस्तों जब तक आप एडल्ट नहीं हो जाते, 18 ईयर के एज तक नहीं हो जाते, तब तक आपके केयर टेकर के रूप में आपके डिसीजन लेने का पूरा पूरा अधिकार आपके पिताजी या माताजी का होता है। यानी 18 साल से नीचे वाले सभी लोगों के डिसीजन टेकिंग जो राइट्स होते हैं वो माँ बाप के पास में ही होते हैं। 18 साल के बाद आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि आप एडल्ट हो चुके हैं। बस शादी करने के लिए 21 साल रखा गया, क्योंकि कानून है। कानून की समझ आपको थोड़ी होना चाहिए, इसलिए कानून को थोड़ा पढ़ करके समझना चाहिए कि कौन सा कानून हमारे लिए सही है या कौन सा कानून हमें किस चीज़ से रोकता है, तो वो भी हमें करना चाहिए। कभी भी कानून आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, जबकि आपके भले के लिए लाया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि गाड़ी चलाने वालों के लिए ये है कि आप हेलमेट पहन के जाओगे, नहीं जाओगे तो आपके ऊपर चालान है। सरकार को आपके हेलमेट पहनने या नहीं पहनने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं पहनोगे तो आपकी जान जा सकती है। इसका मतलब आपकी जान की परवाह सरकार को है, आपकी जान की परवाह सरकार को क्यों क्या पड़ी है कि आपकी जान की परवाह है, लेकिन फिर भी सरकार आपकी जान की परवाह करती है। इस वजह से सरकार चालान काट करके आपको जागरूक करने का प्रयास करती है। धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या समझते हो दोस्तों? शोषण का मतलब क्या होता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल लग रहा है, आपका स्कूल का एक लेक्चर, मान लो आपका सोशल साइंस यानी पॉलिटिकल लेक्चर चल रहा है, यानी यही लेक्चर चल रहा है आपके क्लास में। हर एक लेक्चर के बारे में ये बोला जाता है कि भाई हर एक लेक्चर जो है वो आपका 1-1 घंटे का होगा। पता चला कि एक ही टीचर जो है रोज 5-5 घंटे पढ़ा रहा है। आपको स्कूल जाना है, 6 घंटे का स्कूल होता है, 5 घंटे का स्कूल है, लेकिन 10-10 घंटे जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती काम किया जा रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो मेरी इच्छा के विरुद्ध हो गया। हालांकि पढ़ाने के लिए फोर्स करना कोई शोषण नहीं होता है, लेकिन मैं उदाहरण के रूप में समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपसे आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना चाहे तो इच्छा के विरुद्ध करवाया गया काम जो है वो शोषण कहलाता है। अगर आपका मन नहीं है वो काम करने का, जबरदस्ती आपसे करवाया जा रहा है, तो वो शोषण है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को, कई बच्चों को आपने देखा होगा कि मजबूरी में उन लोगों को कुछ भोजनालयों में या कुछ छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करना पड़ता है, दुकानों में काम करना पड़ता है, जबकि उनकी उम्र स्कूल जाने की होती है। तो अगर उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करा रहे हैं तो दोस्तों वो शोषण कहलाता है। इसलिए शोषण को ज़्यादातर बच्चों और महिलाओं से जोड़ करके यहाँ पर बात की गई है, जिसको हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा धर्म पाए जाते हैं, और हमारे यहाँ पर धर्म को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक भी है। जागरूक इन द सेंस सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। बड़ी जल्दी हमारे देश में लोगों को धर्म के नाम पर गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब धार्मिक अधिकारों को देने की ज़रूरत थी, क्योंकि जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं और जहाँ पर बाकी धर्मों की संख्या कम है, तो ऐसे में बड़ा समुदाय छोटे समुदाय को दबा सकता है, ऐसी आशंका की जा रही थी। इस वजह से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया। अब धार्मिक स्वतंत्रता में क्या होता होगा दोस्तों? फर्ज करो कि मान लो कोई मुस्लिम व्यक्ति है, तो वो टोपी पहनता, आपने देखा होगा, कुर्ता पजामा टोपी, और वो दाढ़ी रख सकता है। वहीं हिंदू ये कर सकता है कि वो चाहे तो तिलक धारण कर सकता है, वो चाहे तो चोटी बढ़ा सकता है, वो चाहे तो धोती कुर्ता भगवा वस्त्र धारण कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके धर्म के अंतर्गत आता है। मालाएं वालाएं पहन सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता उसको। वहीं जो सिख धर्म की बात करें तो वहाँ पर जो सरदार जी होते हैं वो क्या करते हैं? वो पगड़ी बांधे हैं, पगड़ी है या कटार रखते हैं अपने साथ में। पगड़ी कटार रखना है, सब उनके धार्मिक जो रीति रिवाज उनके अंतर्गत आते हैं। तो इतनी स्वतंत्रता दी गई है भारत में कि देश में कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो इतना अच्छा है, देखो, कोई भी धर्म का पालन कर सकता है, उसको रोक नहीं सकता। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में मैं आपको बताऊं कि ये हेलमेट पहनने वाली बात से याद आया, आपको पता है हमारे देश में अगर कोई सिख व्यक्ति है जो पगड़ी धारण किए हुए, अगर वो हेलमेट नहीं भी पहनता है तो दोस्तों उसका चालान नहीं कटता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पगड़ी उतार के हेलमेट नहीं पहन सकता, इसलिए क्योंकि उसके धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। उसका धर्म ये नहीं बोलता कि आप अपनी पगड़ी उठाए, उसकी पगड़ी उसकी शान होती है। इस वजह से अगर आम आदमी, दूसरा आदमी, दूसरे धर्म का आदमी हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसके ऊपर चालान है। लेकिन अगर कोई सरदार जी आपको बिना हेलमेट के दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको मत बोलिएगा कि सर आपका चालान कट जाएगा, क्योंकि उनका चालान नहीं कटता है। क्योंकि हमारे देश में ये रूल बनाया गया इसके लिए कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन न हो। इस वजह से जो पगड़ी धारक होते हैं उनको अगर वो हेलमेट नहीं भी पहनते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके ऊपर चार्जशीट फाइल की जाएगी, क्योंकि उस पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहना जा सकता। कैसे पहनेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। कितना बड़ा हेलमेट बनाओगे आप? इस वजह से, और इसी हम लोग इसी सब्जेक्ट में आगे ऐसा वाकया भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में ऐसा फोटो भी दिया गया है। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कुछ कानून बनाए जाते हैं जो धर्म से रिलेटेड छूट को प्रदर्शित करते हैं। धर्म को लेकर के दोस्तों छूट भी दी जाती है, यहाँ पर हम लोग वो देखेंगे। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। दोस्तों हर एक धार्मिक समुदाय को
अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा को बढ़ाने का पूरा पूरा अधिकार है। जैसे अल्पसंख्यकों को दिया गया है, जैसे मान लो मुस्लिम समुदाय को अपनी शिक्षा को बढ़ाना है, अपने धर्म को बढ़ाना है, तो मदरसे वो खोल सकते हैं, मदरसे खोलने का अधिकार दिया गया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार दिया गया है, जिसमें वो अपने धर्म से संबंधित रीति रिवाजों, अपने धर्म से संबंधित चीज़ें बता सकता है। तो उसको ऐसे कहा जा सकता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सारी की सारी जो है ये रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये धार्मिक शैक्षणिक संस्थान ही तो है। आप जब मंदिर जाते हो या कहीं कोई मस्जिद जाता है या कोई गुरुद्वारा जाता हो तो वहाँ पर आपको धार्मिक शिक्षा ही तो दी जाती है। तो जहाँ पर शिक्षा दी जा रही है तो वो कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थान ही हो गया। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है वो सब धर्मों को मिलते हैं, खास करके अल्पसंख्यकों को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें, जो कि अनुच्छेद नंबर 32 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 32 क्या बोलता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों उपचार मतलब समझते हो? उपचार मतलब होता है इलाज। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार को छीना गया तो हम लोग कहीं तो जाएंगे। अगर आपका मौलिक अधिकार छीन लिया, फर्ज करो कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं दी गई या आपको कोई ने परेशान कर दिया, सरकार ने आपको घर से निकलने पर बैन लगा दिया, तो आप करोगे क्या? आप याचिका फाइल कर सकते हो। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना। तो मौलिक अधिकार में जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, यानी मौलिक अधिकार जब हमारे हनन हो जाते हैं, तब हमारे पास एक डॉक्टर है जहाँ हम जा सकते हैं। उस डॉक्टर का नाम है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अधिकार भी हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। यहाँ तक हमने समझे इन 6 मौलिक अधिकारों को, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया था। अब एक एक करके समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है? दोस्तों मैंने बताया ना कि समानता का अधिकार किन किन अनुच्छेदों में दिया गया है। समानता का अधिकार दिया गया है आपके अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 14 की बात कर लेते हैं, एक एक करके सारे जो लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन वो तो आप पढ़ सकते हो आसानी से, बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है। और अगर आप पढ़ नहीं रहे उसके बाद भी ये वही शब्द है जो आपकी बुक में है, वैसे की वैसे शब्द मैंने यहाँ पे उतारे। बस मैं आपको समझा रहा हूँ, बस उस बात पर ध्यान दीजिए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये असमानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18 तक है। इसका मतलब 14 में भी है, 15 में भी है, 16, 17 और 18 में भी है। तो मैं आर्टिकल 14 में बताता हूँ कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 14 बोलता है कि कानून की नज़रों में सब लोग समान हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, यानी सभी लोग कानून की नज़रों में बराबर हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी ना, अक्सर पुरानी मूवीज़ में बताते हैं कि जब भी कोर्ट का कोई सीन आता है ना, जब भी कोर्ट या कचहरी का कोई सीन आता है तो उसमें क्या बताते हैं? उसमें बताते हैं कि जो कानून जो है वो एक तराजू लेके खड़ा हुआ है और कानून की आंखों पे पट्टी है, कानून को अंधा बनाया गया है। दोस्तों कानून का अंधा होना नेगेटिव चीज़ नहीं है, कानून का अंधा होना पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो उसके सामने 2 व्यक्ति खड़े, मान लो एक अमीर आदमी खड़ा है और एक गरीब आदमी खड़ा है, तो अंधा व्यक्ति अमीर और गरीब में ऐसे फ़र्क नहीं कर सकता। इसका मतलब उसका झुकाव किसी की ओर नहीं हो सकता, वो बराबर बराबर न्याय कर सकता है। वहीं एक आदमी जिसको दिखता है तो वो देख लेगा कि अमीर आदमी इधर बैठा हुआ, गरीब इधर बैठा हुआ है, तो आपका फैसला किधर जाना चाहिए, आपका ध्यान कौन खींच लेगा? वो अमीर आदमी जो सूट बूट पहन के बैठा हुआ है, आपका ध्यान खींच लेगा। लेकिन अंधा व्यक्ति अच्छा न्याय कर सकता है। इस वजह से कानून की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। वो ऊंच नीच नहीं देखता, वो लिंग नहीं देखता, वो जाति धर्म नहीं देखता। इस वजह से कानून को क्या कहा गया है? कानून को अंधा इसलिए कहा जाता है। तो वो पॉजिटिव है दोस्तों, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। उसके लिए एक और चीज़ आपने देखी हुई, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं का मतलब क्या हुआ? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि कानून की नज़रों से कोई बच के नहीं जा सकता। इसका मतलब हमारे देश का हर एक व्यक्ति कानून के अंदर में आता है। कोई भी व्यक्ति जो क्राइम करेगा वो कानून के अंडर में आएगा। केवल 2 लोगों को छोड़ दो तो, यानी दो पद को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे प्रधानमंत्री तक भी कानून के दायरे में आ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति क्राइम करेगा तो कानून में आएगा। इसलिए कानून के हाथ क्या होते हैं? लंबे 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 होते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग। तो वो कौन से 2 व्यक्ति हैं जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के दायरे में नहीं आते, जिनके ऊपर केस नहीं हो सकता? अगर आप मान लो आपने मर्डर कर दिया तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। मान लो अंबानी साहब के हाथों भी मर्डर हो गया तो उनके ऊपर भी केस हो जाएगा। मान लो प्रधानमंत्री के हाथों भी ऐसा कुछ काम हो जाता है तो उनके ऊपर भी केस हो सकता है। भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मर्डर कर दे और उसके ऊपर केस ना हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 पोस्ट की मैं आपसे बात करूंगा जहाँ पर उनके ऊपर कोई चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है। और उन 2 पोस्ट का नाम है, पहली पोस्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ऊपर उनके कार्यकाल के दौरान कोई क्रिमिनल और सिविल केस हो ही नहीं सकता, कोई भी केस नहीं होगा उनके खिलाफ जब तक वो कार्यकाल मतलब मान लो 5 साल के लिए आया है तो उन 5 साल के दौरान कभी नहीं होगा। और दूसरा है दोस्तों, हर एक राज्य का राज्यपाल, गवर्नर, हर एक राज्य का जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, उनके ऊपर भी कोई ऐसे केस नहीं हो सकते।
बाकी बातें हम लोग तब करेंगे जब इसको थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करेंगे। मुझे लगता है कि आर्टिकल 14 तो आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब इसी में आर्टिकल 14 के बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है, ये अनुच्छेद 14 तो आपका हो गया, और अनुच्छेद आता है हमारा 15। ये क्या बोलता है? अनुच्छेद 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 बात करता है कि कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा, या सरकार, राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कैसा भेदभाव नहीं करेगा? भेदभाव मतलब क्या होता है? भेदभाव मतलब होता है ऊंच नीच या ऐसी भावना जिससे उसको लगे कि यार मुझे अलग से खाली केवल इसलिए ये लोग रोक रहे हैं क्योंकि मैं इस जाति का हूँ। तो भेदभाव किस आधार पर नहीं करना चाहिए? तो लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और कलर, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? एक तो जाति के आधार पर नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, और साथ ही साथ वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, कलर के आधार पर। ये 5 ऐसे क्राइटेरिया है, जो 5 आधार है। इनको छोड़कर राज्य सरकार या जो सरकारें होती हैं ये भेदभाव कर सकती है। कैसे? जैसे मान लो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। क्या कभी ऐसा लिखा हुआ है किसी स्कूल में कि ये स्कूल केवल अपर कास्ट लोगों के लिए है? क्या भारत में कोई स्कूल आपको पता है जहाँ लिखा है कि केवल ब्राह्मणों के लिए है, ये केवल इस जाति के लिए, ऊपर ये राजपूतों के लिए? ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा। क्यों? क्योंकि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। क्या किसी स्कूल में लिखा केवल इसी धर्म के लिए? अब आप सोचोगे सर मदरसे जो है मुस्लिम के लिए होते, तो ये गलत है। मदरसे केवल मुस्लिमों के लिए नहीं होते। आपको उर्दू सीखना है, आप मदरसों में एडमिशन ले सकते हो। आपको मदरसे में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो बिल्कुल समानता का अधिकार है, और वहाँ पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो आपको पढ़ाई की जाएगी वो आपको उर्दू में पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको उर्दू सीखना है तो आप मदरसे में भी जा सकते हैं। तो इस देश में किसी को भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, कहीं पर जाने से नहीं रोक सकते। मान लो आप किसी मॉल में जा रहे हो घूमने, और उस मॉल में लिखा होगा केवल हिंदुओं के लिए मॉल है, तो मॉल बंद हो जाएगा, लेकिन लोगों का आना जाना बंद नहीं हो सकता। तो लोगों को कहीं पर भी आने जाने से रोक टोक नहीं कर सकती। किस आधार पर? जाति और धर्म के आधार पर। तीसरा, लिंग के आधार पर। स्त्री और पुरुष दोनों में, मतलब मेल और फीमेल यानी पुरुष और स्त्री दोनों में समानता रखनी चाहिए। कहीं पर यह थोड़ी बोल सकते हैं कि केवल महिलाओं के लिए। क्या हमारे देश में पढ़ने का अधिकार केवल पुरुषों के लिए है? केवल लड़के ही पढ़ सकते हैं क्या? लड़कियां नहीं पढ़ सकती है क्या? लड़कियां भी पढ़ रही है, और इतना अच्छा पढ़ रही है कि लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। तो इस देश में लड़का और लड़की दोनों बराबर समझे जाते हैं, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो देश की सरकार भी ये भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं करेगी। जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते कि भाई आप तो वहाँ जन्मे हो, हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकते। आप तो जम्मू कश्मीर में जन्मे हो, आप MP में नहीं पढ़ सकते। आप केरला में जन्मे हो, आप इधर नहीं पढ़ सकते। देश में किसी भी स्थान पर जन्म लिया हो, आप कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते, आपको कोई नहीं रोक सकता। यह भारत में सब लोगों को अधिकार है। वर्ण के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, कलर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कलर मतलब रंग, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। ये तो प्राकृतिक भगवान की देन है कि आपको जो भी कलर मिला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई सरकार या कोई भी संस्था ऐसा कुछ कर रही है जिससे लगता है कि वो वर्ण के आधार पर भेदभाव कर रही है, वो गोरे को काले से ज़्यादा बेहतर बताती है, तो दोस्तों ये गलत होता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो सकती है। तो आपको पता है फेयर एंड लवली के ऊपर भी एक बार केस हो गया था इसको लेकर के, क्योंकि वो भी बताता था लगातार इतने दिनों तक इसका इस्तेमाल करिए फेयर एंड लवली को, और पाइए गोरापन। इसका मतलब तो साफ है कि गोरापन अच्छा होता है और कालापन सही नहीं होता है। इसी वजह से आपने उसको प्रमोट किया। बाद में फेयर एंड लवली को अपने एड में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ा, और बदलाव ये था कि उन्होंने लिखा गया कि अपने गोरेपन को और निखारे। अब उसने काला शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसके पुराने एड कुछ इस तरीके के थे। तो एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसको लेकर के मैं बता सकता हूँ कि वर्ण को लेकर के हमारे देश में कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव तो नहीं कर सकता। साथ ही साथ किसी संस्था में लिखा होगा केवल हमको ये जो है इस संस्था के लिए या इस स्कूल में केवल गोरे लोग ही आ सकते, काले लोग नहीं आ सकते, तो ये गलत है। ये पहले होता था उस समय अंग्रेजों के समय, लेकिन दोस्तों देश में सब कुछ बंद हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो फिर किस आधार पर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना। मान लो आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं कि सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएट लोग ही केवल सरकारी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये भेदभाव नहीं। अब आप बोलोगे सर 12वीं वालों को क्यों मौका नहीं दिया, ये तो गलत बात है। आप भेदभाव आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि आर्टिकल 15 में केवल इस चीज़ को छोड़ दे तो बाकी चीज़ों के साथ आप भेदभाव कर सकते हो। इसका मतलब शिक्षा को लेकर के भेदभाव किया जा सकता है। इसको भेदभाव नहीं मानेंगे, ये तो क्राइटेरिया है कि भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कम से कम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आर्टिकल नंबर 16 की बात करते हैं, इसी के अंतर्गत आता था दोस्तों आर्टिकल नंबर 16।
अनुच्छेद नंबर 16 किसकी बात करता है? अनुच्छेद नंबर 16 बात करता है कि रोजगार में सबको समानता मिलनी चाहिए। देश में किसी भी व्यक्ति को वो जाति, धर्म, लिंग जो लिखा है ना, उसके आधार पर किसी को रोजगार लेने से मना नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकली तो हर एक व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? अनुच्छेद 17 बहुत अच्छी बात करता है। अनुच्छेद 17 बात करता है, अनुच्छेद 17 बात करता है छुआछूत की। 17 क्या बात कर रहा है? छुआछूत की बात कर रहा है। छुआछूत मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस देश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ लोग छुआछूत का, अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। उस व्यवहार को बंद करने के लिए आर्टिकल 17 बनाया गया है। इसका मतलब सब लोग बराबर है, समानता का अधिकार है। तो इस प्रकार ये सारे समानता का अधिकार लेकर 14 से लेकर 18 तक जितने भी अधिकार हैं, ये सब समानता की बात करते हैं दोस्तों, और आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया भी गया है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने आर्टिकल 18 की तो बात ही नहीं की। आर्टिकल 18 बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उसमें क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब अवार्ड लेता है ना, कोई भी अवार्ड लेता है या कोई भी उसके उपाधि ग्रहण करता है, तो अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति राजा का बेटा है। आजकल देश में राजा महाराजा खत्म हो चुके हैं, इस देश में सब लोग बराबर हैं। ऐसे में किसी का, कोई किसी वंश से रहा होगा, पुराना उसका वंश होगा, तो ऐसे में वो अपने नाम के आगे पीछे ऐसा नहीं लगा सकता कि महाराजा, मेरा नाम मान लो, अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, सिंधिया साहब जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को सब जानते हैं, उनको लोग महाराजा करके पुकारते भी हैं, क्योंकि वो उस घराने से है जिन्होंने राज किया, राज घराने से, और महाराजा भी हैं वो। मतलब महाराजा हुआ करते थे पहले, उनके पिताजी दादाजी जो होते थे, आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद राजा महाराजा का काम खत्म हो गया, यहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अपने नाम के आगे राजा महाराजा लगा सकते हैं। अगर वो अपने नाम के आगे पीछे महाराजा लगाते हैं तो उनको वो साल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये आर्टिकल 18 ऐसी उपाधियों के अंत की बात करता है। अगर आपको भारत रत्न भी मिल जाए दोस्तों, तो आप अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते उसको। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 18 बोलता है कि यहाँ समानता होनी चाहिए, चाहे वह उपाधि की बात हो। अगला हमारा अधिकार है दोस्तों, उसको बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये बात करता है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक सारी बातें इसमें कही गई है। ये बात करता है स्वतंत्रता की। आर्टिकल 19 बोलता है कि हमें बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई इस देश में। कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? हमें घूमने फिरने का अधिकार दिया गया है दोस्तों, आप देश के किसी भी कोने में घूम फिर सकते हो। हमें इस देश में बोलने का अधिकार दिया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इसका मतलब ये कि इस देश में आप कहीं भी जाओ, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन लिमिट में बोल सकते हो। इस देश में हमें हमारे यूनियन बनाने का अधिकार देगा, संघ बनाने का अधिकार दिएगा। ऑल इंडिया किसान यूनियन, ऑल इंडिया छात्र संगठन, हम सरकार पर दबाव डालने के लिए हमारा यूनियन बना सकते हैं, क्योंकि अगर यूनियन नहीं बनेगा ना, तो सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते आप। इस आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें और भी अधिकार क्या दिए गए? और अधिकार दिए गए, इस देश में घूमने फिरने का तो अधिकार समझ में आ गया। इस देश के किसी भी कोने में रहने का अधिकार, निवास करने की आज़ादी दी गई, और साथ ही साथ बिजनेस करने की आज़ादी। आप किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी धंधा कर सकते हो, बस शर्त है कि जिस धंधे की सरकार परमिशन देती हो। नहीं तो पता चला ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया, तो जिस धंधे की सरकार परमिशन देती है, जिसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, वह आसानी से कर सकते हो। आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 20 बात जो करता है वो अपराधियों के लिए बात करता है। इसी में स्वतंत्रता की बात करता है। अपराधियों को पूरी स्वतंत्रता। अपराधियों के बारे में क्या है? मान लो किसी, फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उसको एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ऐसा ही नहीं कि किसी व्यक्ति को दो बार फांसी दे दी, एक ही बार फांसी होती है। किसी व्यक्ति को मान लो चोरी किया गया और उसको सजा होनी चाहिए 6 महीने, लेकिन पता चला 6 महीने के बाद उसको दोबारा पकड़ लिया कि आपने जो चोरी की थी उसकी 6 महीने कम पड़ रहे, एक बार और 6 महीने लो। तो एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती, और न ही किसी अपराधी को जबरदस्ती मार के ये कबुलवाया जा सकता है कि हाँ मैंने ही क्राइम किया है। तो अपने आप खुद गवाह देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये कौन सी बात बोल रहा है? ये आर्टिकल 20 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात बोलता है। आर्टिकल 21 इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता के अधिकार में। आर्टिकल 21 की बात करो, 20 भी हमारा हो गया, आर्टिकल 21 की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी, राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी मतलब इस देश में हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और जिस तरह से वो जीना चाहे, चाहे उसको प्राइवेसी चाहिए, चाहे उसको विदेश जाना है, चाहे उसको जो है घर चाहिए, आवास का अधिकार, चिकित्सा अधिकार, जीने के लिए जो भी अधिकार है वो सब इसमें आ जाते हैं। आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है, इसको अच्छे से समझेंगे किसी दिन जब हमें अलग से मौलिक अधिकार को पढ़ने का मौका मिलेगा। आर्टिकल 21 के बाद 21 में एक आता है आर्टिकल 21A, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आर्टिकल 21 से क्या बोलता है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। दोस्तों हमारे देश में हर एक बच्चा जो 6 साल से 14 साल की उम्र में है, उसको फ्री और नेसेसरी एजुकेशन लेने का तरीका है, दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तब इसके बाद समझते हैं हम अगला राइट्स।
आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 ये तो समझ लिया आपने। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि राइट टू एजुकेशन, हर एक वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से 14 साल के बीच में है, उन सभी बच्चों को इतना अधिकार दिया गया है कि निःशुल्क एवं फ्री एजुकेशन का, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मतलब प्रत्येक सरकारी संस्थान जितने भी हैं वहाँ पर बच्चों से कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती। आप जानते भी होंगे कि सरकारी विद्यालयों में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। बात करते हैं हमारे अगले राइट्स की। इसी में अनुच्छेद नंबर 22 भी आता है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक ही हमारे सारे के सारे स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं कि अनुच्छेद नंबर 22 क्या बोलता है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 22 बोलता है, ये भी दोस्तों गिरफ्तारी वाला बात बोलता है। हालांकि आपके इसमें इतना डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरे आर्टिकल के बारे में पूरा अच्छे से बता देता हूँ। आर्टिकल 22 बोलता है गिरफ्तारी के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि अगर मान लो कोई क्राइम किया है, कोई चोरी की है और आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आपके पास क्या क्या राइट मिलेंगे। गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले पहला राइट तो मिलेगा कि आपको उस पुलिस मैन से ये जानने का बिल्कुल अधिकार है कि किस वजह से आपने गिरफ्तार किया है। पहला, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही, गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के अंदर ही किसी न किसी मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना जरूरी होगा। अगर मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश नहीं कर पाया अगर 24 घंटे के अंदर, तो आपको छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों ये रूल है, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार केवल और केवल 24 घंटे तक ही उल्लंघन किया जा सकता है, वो भी इस आधार पर कि उसने अपराध किया होगा। क्योंकि शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया ना, तो आप अपराधी तब कहे जाएंगे, आप दोषी तब कहे जाएंगे जब कोर्ट आपको करार दे दे दोषी। तब तक तो आप केवल अपराधी की श्रेणी में आएंगे कि भैया अन्य अपराध किया होगा। तब तक आप संभाव्य अपराधी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप इन्हें अपराध किया हो। तो एक तो ये अधिकार मिल जाता है आपको। एक तीसरा अधिकार मिलता है दोस्तों, वकील करने का अधिकार। हर एक व्यक्ति को अपने डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए एक वकील का अधिकार दिया गया है। हर एक व्यक्ति वकील कर सकता है। तो कितना अच्छा एक अधिकार है कि गिरफ्तार होने के बाद भी आपके पास 3 अधिकार होते हैं। पहला, ये जानने का कि गिरफ्तारी क्यों हुई है। दूसरा, गिरफ्तारी के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और तीसरा दोस्तों ये है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया है, आपको आपको बचाना है, तो आपको वकील करने का अधिकार दिया गया है। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 22 जो है वो 3 तरह के छोटे छोटे अधिकार आपको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब 14 साल से जो नीचे के बच्चे हैं ना, 14 से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उन बच्चों से मजदूरी करवाना ही, उन बच्चों से जबरदस्ती काम करवाना ही शोषण है। देखो दोस्तों ये जो है, ये शोषण आपको दिख रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रेत और ईंटों को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो है, यहाँ पर एक छोटा बच्चा घास का पुलिंदा उठा रहा है, जबकि ये काम जो है ये छोटे बच्चों का नहीं है। छोटे बच्चों का काम क्या है दोस्तों, ये छोटे बच्चों का काम ये है जो पीछे 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 बच्चे स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो उम्र उनकी स्कूल जाने की होती है, उन छोटे छोटे हाथों में काम थमाना सही नहीं है दोस्तों। जो भी लोग ये करते हैं उनको सोचना चाहिए, थोड़ा मानवता की ओर ध्यान देना चाहिए कि इनका जन्म हुआ है, अभी तो ये जन्म लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े हुए भी नहीं है, अभी से इनके हाथों में आपने इतना बड़ा काम समा दिया और मजबूरी में वो लोग काम करते हैं। और किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उनको भी स्कूल जाने का अधिकार, उनको भी नए नए दोस्त बनाने का अधिकार, उनको भी पढ़ने लिखने का और अपने जीवन को सुधारने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करके क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि गरीबी हालत जो है ना वो आपसे कुछ भी करवा सकती है दोस्तों। मजबूरी जो है ना वो कुछ भी करवा सकती है। भले हम लोग पढ़ने में बहुत चीज़ पढ़ लेते हैं कि ये अधिकार है, वो अधिकार है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन जब बात रोटी की आती है, जब आपके घर में रोटी का एक या अन्न का एक दाना भी नहीं है, तब आप कोई चीज़ आपके सामने नहीं आती, ना एजुकेशन आती, ना कोई चीज़ आती है। आपके सामने सबसे पहली बात आती है कि कैसे आज की रोटी का जुगाड़ किया जाए। शायद यही कारण है कि आज भी हमारे देश में शोषण होता है और छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। केवल छोटे छोटे बच्चों की बात नहीं है, महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है। महिलाओं के साथ किया गया शोषण या छोटे छोटे बच्चों के साथ जो किया गया शोषण, वो सब शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। दोस्तों बंधुआ मजदूर भी एक नाम सुना होगा आपने। किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर रख लिया गया और उसको जबरदस्ती जबरन काम कराया जा रहा है। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम करवाना ही शोषण कहलाता है। इस देश में शोषण को खत्म कर दिया गया। आप किसी भी बालक को, 14 साल से कम उम्र के बालक को, न तो भोजनालय में, न किसी भी होटल में, न कहीं पर काम करवा सकते, न कारखानों में, न दुकानों पे, कहीं पर भी किसी भी छोटे बच्चे को जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो काम नहीं कर सकता। दोस्तों अगर आपको कहीं जगह ऐसा काम करता हुआ बच्चा दिखाई देता है जिसकी उम्र 14 साल से कम है, तो आप तुरंत जो है उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, अपने पिताजी को बोल करके कंप्लेन करवा सकते हैं, क्योंकि उनको पता होगा कहाँ कंप्लेन होना है। तो जैसे आप कंप्लेन करोगे आप उस बच्चे का भविष्य सिक्योर कर सकते हो। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों धर्म के नाम पर हमारे देश में आए दिन कुछ न कुछ बातें होती जाती हैं।
धार्मिक स्वतंत्रता का दिया। धर्म भारत में सबसे बड़ी, हालांकि आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है, लेकिन फिर भी धर्म को लेकर भारत में बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि धर्म के नाम पर देश में दंगे फसाद हो जाते हैं, और ज़्यादातर दो ही धर्म लड़ते हैं, हिंदू और मुस्लिम में ही देश में लड़ाई होती है, बाकी और धर्म तो लड़ते ही नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है। कारण क्या हो सकता है? कारण है ये अधिकार। कारण ये अधिकार है कि अधिकार बात बोलता है कि भले आप संख्या में ज़्यादा हो, लेकिन अधिकार सबको बराबर मिलेंगे। और संविधान की यही तो खूबसूरती है कि इस देश में अगर किसी धर्म को मानने वाला एक भी व्यक्ति होगा ना, तो उसको भी उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने 100 करोड़ लोगों को मिल जाते हैं। इसी वजह से इसी अधिकार को लेकर बार बार लड़ाई होती है। इस बार हमेशा क्या होता है कि बड़े धर्म वाले छोटे धर्म को दबाने का प्रयास करते हैं। कई बार छोटे धर्म वालों को लगता है कि अधिकार मिल गया है तो इसका सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग कर ले, या जबरदस्ती हमें इस अधिकार का उपयोग करें, इस तरह से करें कि किसी दूसरे धर्म को परेशानी हो। आपके धार्मिक स्वतंत्रता से किसी दूसरे धर्म को परेशानी नहीं होना चाहिए, और दूसरे धर्म की स्वतंत्रता से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ही दोस्तों ये होता है। आज देश में लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ऐसे वाकये देश में आते जा रहे हैं। इसका मतलब हर एक व्यक्ति को धर्म के अंदर क्या क्या अधिकार है। धर्म के अंदर उसको धर्म ग्रहण करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। माइक लगा करके हम लोग हनुमान चालीसा करते हैं ना, माइक लगा करके हम लोग जगराता करते हैं, माता जी के भजन लगाते हैं। डेली माइक लगा करके मुस्लिम समुदाय में अजान होती है, और जो कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। तो जो क्या होता है, नमाज पढ़ना, ये सब चीज़ें आती है धर्म के अधिकार के अंतर्गत। हर एक व्यक्ति को धर्म का पूरा पूरा अधिकार है। जहाँ मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने का अधिकार है, वहीं सिख धर्म के लोगों को पगड़ी पहनने का अधिकार है, वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों को टोपी पहनने का पूरा पूरा अधिकार है। इस देश में हर धर्म के लोगों को अपने अधिकार है, इससे किसी को कोई वंचित नहीं किया जा सकता, और न ही किसी धर्म के किसी प्रकार के पहनावे से किसी को चिंता होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाल ही में हमारे देश में हिजाब को लेकर के बड़ा मुद्दा उठ गया था, जो कि सही नहीं था। हर एक महिला, जब महिलाएं घूंघट में रह सकती तो हिजाब में क्यों नहीं रह सकती? ये तो भाई कहने वाली बात है। लेकिन स्कूल में जो है सबको बराबर रहना पड़ेगा। स्कूल में सारे अधिकार, सारे धार्मिक अधिकार को छोड़ दो, तो स्कूल में जो आपको सबको बराबर बराबर रहना ही पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। अब स्कूल के नियम स्कूल में चलते होंगे, वहाँ मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। ये आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक बताया मैंने आपको? अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार में क्या है? हर एक हमारे देश में अल्पसंख्यक लोगों के हितों का संरक्षण रखा गया है। अनुच्छेद नंबर कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 29 और 30 दोनों में इसके बारे में बताया गया। क्या बोलता है? संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यानी जितने भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है? जिनकी संख्या दोस्तों कम होती है। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम होती है। जैसे मुस्लिम हो गया, इनकी संख्या कम है ना। मुस्लिम जो है वो एक अल्पसंख्यक में आते हैं। दूसरा है सिख, वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है। तीसरा है बौद्ध आते हैं, बौद्ध भी अल्पसंख्यक में आते हैं। चौथा है जैन भी अल्पसंख्यक में आते हैं। और भी है, केवल मैं इतने ही नाम लिख रहा हूँ। तो ये मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। ये सारे के सारे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। कौन से अल्पसंख्यक है? धार्मिक अल्पसंख्यक, क्योंकि ये धार्मिक रूप से कम है। तो इसके अलावा और भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। धार्मिक के अलावा भारत में एक अल्पसंख्यक और हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई, हालांकि इंडिया में कोई भी भाषा के आधार पर अभी अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन फिर भी भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक मान सकते हैं अगर कोई भाषा ऐसी है जो विलुप्त होती जा रही हो। बहुत कम लोग बचे हुए जो भाषा को बोल रहे हैं, तो ऐसे में उस भाषा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस भाषा को सुरक्षा करने के लिए सरकार चाहे तो उसे अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा दे सकता है, और जैसे उसको अल्पसंख्यक भाषा का दर्जा दिया जाएगा वैसे ही सरकार उसके स्कूल खोलने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्योंकि कहा गया है ना कि अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, इसका मतलब अपने धर्म को बचाने, अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म को बचाने, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकती है। इसी वजह से मुस्लिम धर्म के लोग जो है वो मदरसे या कुछ और इस्लामिया करीमिया स्कूल वगैरह खोलते हैं। इसमें वो अपने धर्म को अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है आपके सिख धर्म में भी खालसा स्कूल का एक कॉन्सेप्ट चलता है, तो वहाँ पर भी इस तरह की कुछ सुविधा हो सकती है। हर एक धर्म में अपने अपने स्कूल वगैरह चला सकते हैं, इतना अधिकार दिया गया है इस राइट्स में।
लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है यदि किसी नागरिक को लगता है कि उस राज्य के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसे यह इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में ले जा सकता है। मतलब मैंने बोला ना, इसमें भी तो पता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अधिकार। मान लो हम बीमार हो गए तो उपचार के लिए कहाँ जाते हैं? उपचार के लिए हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स या किसी डॉक्टर के पास में। तो वो जो हॉस्पिटल है वो, तो हम लोग बीमार हुए इसलिए, लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कोई सरकार कर रही है तब भी तो आप बीमार हो गए सरकार की इस उल्लंघन की वजह से। कुल मिलाकर के हम लोग अधिकारों में बीमार हो गए, तो हम लोग हमारे अधिकार को वापस लेने के लिए, स्वस्थ होने के लिए कहाँ जाएंगे? हमारे पास सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है ना, इसलिए बोला जाता है अदालत में जा सकते हैं। और जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देखेगा कि वाकई में इस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन सरकार ने किया है, तो तुरंत सरकार को फटकार लगा करके आपके अधिकार वापस से आपको मुहैया कराए जाएंगे। तो कितना अच्छा प्रोसेस है दोस्तों ये इसी को, इस आर्टिकल 32 को बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक नाम भी दिया है। BR अंबेडकर जो थे उन्होंने इस आर्टिकल को बड़ा अच्छा नाम दिया है। अंबेडकर ने इसको नाम दिया है ये संविधान की आत्मा है। क्या है दोस्तों? संविधान की आत्मा बोला इनने इस आर्टिकल को, क्योंकि यही आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है। एवं एक वो बोला, हृदय भी बोला, संविधान की आत्मा और हृदय है। ये संविधान की आत्मा भी है और दिल भी है, हृदय भी है। इतनी अच्छी बात कहते क्यों? क्योंकि ये आपको बचाता है हर चीज से। अधिकार तो आपको दे दे, लेकिन मान लो कोई छीन लेगा तो क्या करोगे? छीन लेगा तो क्या करोगे? हमारे पास है ना, डॉक्टर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, कुछ भी कर लो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर इतनी पावर है कि आपको तुरंत आपका अधिकार मुहैया करा देगी। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब बात करते दोस्तों शब्द संकलन की। ये शब्द संकलन जो आपके एनसीईआरटी में सबसे अंत में दिया गया है, कुछ शब्द दिए गए जिसके कुछ मायने हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे मनमानापन का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आया था उसमें बीच में आपके एनसीईआरटी में, उसका बाद नाम था, उसका मतलब नाम था मनमानापन। मनमानापन मतलब जब सब कुछ किसी व्यक्तिगत फैसले या पसंद या नापसंद के चलते लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। मतलब मान लो बहुमत की सरकार है ना, हमारे देश में सरकार है बहुमत की। बहुमत समझते हो ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, सीटें बहुत ज़्यादा है। लोकसभा में मान लो मोदी साहब की सरकार जो है वो बहुमत की सरकार है। अब मोदी साहब सोच रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, हमारे पास बहुमत है, हम जो चाहे फैसला ले सकते हैं। अब इनने बिना किसी की परवाह किए, चाहे लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं। जैसे नोटबंदी करना, हो सकता है लोगों को पसंद नहीं आई, लोग परेशान हो गए, लेकिन उनको जो करना था वो किया। और मैं बोल सकता हूँ कि मनमानापन मतलब ये होता है कि किसी की पसंद या नापसंद की परवाह ना करते हुए फैसले लेना क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मनमानापन। जहाँ नियम तय नहीं किए जाए हो और जहाँ फैसला कोई आधार नहीं हो, उसी को मनमानापन, बिना किसी आधार के ऐसे ही मन से फैसला ले। अक्सर ये मनमानापन जो है ये हमारे जैसे देश में तो कम दिखता है, लोकतंत्र में मनमानापन नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ पर मनमानी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है। ये मनमानापन दिखता है तानाशाही में। तानाशाही कहाँ पर है दोस्तों? एक देश का नाम बताया था मैंने, उत्तर कोरिया में। जिम योंग किम वहाँ पर है। उत्तर कोरिया जैसे देश में वहाँ बिना किसी आधार के वो तानाशाह, जो मर्जी वो कर सकता है, जो फैसला लागू करना चाहे वो कर सकता है। उसने जो भी फैसला लागू किया वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे लोग सब उससे सहमत हो या नहीं हो। हमारे देश में अगर कोई गलत फैसला मोदी साहब ले लेते हैं तो हम लोग विद्रोह करके उसको वापस लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास, लोगों के पास विरोध करने का अधिकार है, हमारे पास सभा संगठन करने का अधिकार है, सब कुछ तो अधिकार दिया गया है। लेकिन उत्तर कोरिया जैसे तानाशाही वाले देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर एक बार बोल दिया तो मानना पड़ेगा। आप अपोज भी नहीं कर सकते, मतलब विरोध नहीं कर सकते, मना थोड़ी कर सकते कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया। करोगे तो आप, वो आखिरी दिन होगा आपका। अगर मना किया तो वो आपका आखिरी दिन कहलाएगा। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध व सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। जब कोई लक्ष्य, जैसे बोलते हैं संविधान के आदर्श सिद्धांत है। आदर्श सिद्धांत मतलब जिसमें शुद्धता हो, जिसमें अशुद्धता ना हो, तो शुद्धता आदर्श सिद्धांत। जैसे संविधान, समानता संविधान का आदर्श सिद्धांत है, स्वतंत्रता संविधान का आदर्श सिद्धांत है। आदर्श का संबंध जो है वो जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ हो, तो इस देश के लिए समानता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस देश से के लिए धर्मनिरपेक्षता एक आदर्श है। तो आदर्श मतलब आप समझते होंगे कि शुद्धता से जुड़ा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ चीज है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था दोस्तों? हमारे देश में आज़ादी को दिलाने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया था आज़ादी के लिए, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था, जब 1857 की क्रांति हुई थी ना।
1857 की क्रांति ने हमें बता दिया था कि हम आज़ादी तो ले सकते हैं। 1857 की क्रांति ने दोस्तों ये बता दिया था कि हम लोग अंग्रेजों की नींव को हिला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हो, आपको पता है कि वो दीवार बहुत मजबूत है, आपसे मुश्किल ही टूटेगी, लेकिन जब 10-15 लोगों ने उस दीवार को धक्का देने की कोशिश की और दीवार हल्की सी हिल गई, तो वो दीवार हल्की सी हिल गई, इससे विश्वास पैदा हो गया कि दीवार को गिराना नामुमकिन नहीं है। हम जब दीवार की जड़ों को हिला सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस दीवार को गिराया भी जा सकता है। और 1857 की क्रांति यही सही कुछ था। 1857 की क्रांति में हमने ब्रिटिश सरकार नाम की उस दीवार को हिला के रख दिया था और हमको विश्वास हो गया था कि जल्द ही हम लोग ब्रिटिश सरकार को यहाँ से ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि उसी दिन से हमारे देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जिसमें हज़ारों औरतों, हज़ारों पुरुषों ने भाग लिया और इस ब्रिटिश शासन के से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही परिणित हुआ। परिणित मतलब इसका लक्ष्य पूरा हो जाता है, क्योंकि हमने जो आंदोलन शुरू किया था 19वीं सदी से शुरू किया था। 19वीं सदी से शुरू करते ही हम लोगों ने ये यानी 1857 की क्रांति के साथ ही शुरू हुआ था। और जब तक दम नहीं लिया, हमने आज़ादी नहीं ले ली, तब तक हम लोग झुके नहीं। जब तक टूटेगा नहीं तब तक झुकेगा नहीं, ऐसा कुछ है ना। तो हम लोगों ने हार नहीं मानी। इसी वर्ष की इतिहास के पाठ्यक्रम में इस आंदोलन के बारे में आप अच्छी तरह से भी पढ़ोगे। अब हम लोग अभी इतिहास में ये राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जस्ट आपको इतना बताना था कि राष्ट्रीय आंदोलन था क्या, जो 1857 की क्रांति, क्योंकि 1857 की क्रांति और उसके परिणाम हम लोग पूरा पढ़ेंगे। उसमें हमारे अतीत में एक चैप्टर दिया गया आपके पास। राज्य व्यवस्था क्या होता है, पॉलिटी का मतलब क्या होता है। पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था, मतलब इसका आशय है कि समाज से, ऐसे समाज से जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है और भारत एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था है। ऐसे इन शब्दों में तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है। राज व्यवस्था को हम लोग थोड़ा सा बोले, राज मतलब राज्य प्लस व्यवस्था, ठीक है। एक राज्य की व्यवस्था क्या है उसी को हम लोग बोलते हैं राज्य व्यवस्था, या इसको भारतीय राज व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय राज व्यवस्था का मतलब है कि ये राज्य व्यवस्था, राज्य क्या, एक समाज के ऊपर राज करने की व्यवस्था, समाज पर राज करने की व्यवस्था ही राज व्यवस्था है। और वो राज करने की व्यवस्था क्या है, इस समाज में सभी लोग क्या करते हैं, वोट डालते, मतदान करते हैं और उससे बनती है सरकार, और वही सरकार इस देश को चलाती है, और यही है भारत की राज व्यवस्था। राज्य व्यवस्था का मतलब होता है किसी निश्चित एक समाज दिया हुआ है, एक देश है जिसके अंतर्गत राजनीतिक लोग जो हैं वो क्या करते हैं, और उनको लोग चुनते हैं और सिस्टम बनता है, वो व्यवस्था बनती है, और वही व्यवस्था पूरे देश को संभाल लेती है। उसी को हम लोग बोलते हैं राज्य व्यवस्था। और हमारे देश में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, इसका मतलब इस राज्य व्यवस्था में देखिए, एक होती है राजा का व्यवस्था, एक राजा का शासन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना मोनार्की बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजतंत्र। राजतंत्र में आपको राजा को चुनने का अधिकार नहीं, राजा खुद बन जाता है, क्योंकि राजा का बेटा बनता है। लेकिन लोकतंत्र यानी राज व्यवस्था में क्या होता है, जनता को खुद को चुनना पड़ता है। तो इसी वजह से जनता द्वारा बनाया गया जो सिस्टम होता है उसी को हम लोग राज व्यवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका संप्रभु। संप्रभु मतलब होता है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूं, स्वयं प्रभु, स्वयं प्लस प्रभु, इसको मैं संधि विच्छेद करूं तो यह निकलेगा। संप्रभु का मतलब था स्वयं प्रभु, जिस देश में स्वयं के प्रभु यानी हमारे प्रभु हम खुद हैं। लेकिन इस अध्याय में तो केवल जनता से बात की गई। जनता इस देश में संप्रभु है, मतलब संप्रभु का मतलब होता है जनता जिसको चाहे वही सरकार बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। क्या जनता को ये बोल सकते हैं कि भाई किसी को वोट दो? जनता के दिमाग में जिसको वोट देना है वो उसको देगी। हर एक व्यक्ति, हर एक वोटर खुद स्वयं प्रभु होता है, अपनी मर्जी होती है। वो जो जब वोट देने जाता है ना दोस्तों, तो वहाँ पर उसको चाहे कितना ही दबाव क्यों ना हो, उसको वहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ हैंड होता है वो कि किसको किस वाले बटन को दबाना है। इसी को बोलते हैं संप्रभुता। और हमारा देश भी संप्रभु है, स्वयं प्रभु। इसका मतलब हमारे देश के ऊपर कोई दूसरा भगवान नहीं है, हमारे देश के नियम हम खुद बनाते हैं। जब आपके नियम आप खुद बनाने लग जाओगे तो आपको बोले आप अपने आप को क्या कहोगे कि मैं संप्रभु हूँ। तो ऐसा कुछ वर्ड था। मानव व्यापार, ये शब्द आता है आपके इसमें शोषण के अधिकार में। मानव दुर्व्यापार या मानव व्यापार क्या होता है? अरे मानव व्यापार मतलब इंसान का व्यापार, चीज़ों का। वस्तु व्यापार मतलब वस्तुओं को खरीदना और बेचना। जब वस्तु की बजाय किसी इंसान को खरीदा बेचा जाए तो उसी को बोलते हैं मानव व्यापार, मानव दुर्व्यापार। जब विभिन्न चीज़ों की खरीद बिक्री अवैध व्यापार हो रहा हो
तो इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों के गैर कानूनी खरीद और फरोख्त से। इंसानों की कोई कीमत हो सकती है क्या दोस्तों? इंसान तो दुनिया का सबसे कीमती वो चीज़ है जिसकी कीमत भी नहीं लगाई जा सकती, जिसको बेचा नहीं जा सकता। कोई डॉक्यूमेंट नहीं ऐसा जिसमें इंसान के ऊपर किसी का हक हो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं बेच भी सकता हूँ, इसको किसी के नाम भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंसान इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीशियस है, जिसका कोई कीमत भी नहीं लगा सकता। तब बच्चों और औरतों को जो किडनैपिंग करके ज़बरदस्ती किसी दूसरे देश को बेच दिया जाता है, ये गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। इसको बंद किया गया। सरकार इस पर बैन तो लगाती है, लेकिन फिर भी पता नहीं मानव दुर्व्यापार इस देश में इतना चल क्यों रहा है। निरंकुशता की बात करते हैं। इसका मतलब सत्ता और अधिकारों के क्रूर अन्यायपूर्ण इस्तेमाल का है। निरंकुशता का मतलब होता है अगर आपके हाथ में सत्ता आ गई, उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो वो निरंकुशता कहलाएगी। तो सत्ता का दुरुपयोग करना ही क्या कहलाएगा? ये निरंकुशता कहलाएगा। इसका मतलब सत्ता या अधिकारों का क्रूर और अन्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल, जैसा कि वो जिम योंग उन कर रहा है ना, उत्तर कोरिया वाला जिम योंग किंग जिसका नाम है, ये सत्ता का दुरुपयोग करता है और अपने ही लोगों को परेशान कर रहा है। वो लोग जिसके लिए उसको काम करना चाहिए उन्हीं को परेशान कर रहा है। फर्ज करो कि आपने अपने एक क्षेत्र में एमएलए को जिता दिया और वो एमएलए आपका काम नहीं कर रहा और लोगों को परेशान कर रहा है, पैसे ले रहा है, आपके साथ क्रूरता से व्यवहार कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं निरंकुशता। और निरंकुशता का मतलब इस अध्याय में दिया गया था सामुदायिक निरंकुशता। इसका मतलब जब कोई बड़ा धर्म किसी छोटे धर्म को दबाने का प्रयास करे तो उसको निरंकुशता कहते हैं। जब किसी धर्म में कोई अपर कास्ट के लोग लोअर क्लास के लोग को दबाने की कोशिश करे उसको भी निरंकुशता ही कहते हैं दोस्तों। निरंकुशता का संबंध अत्याचार से है। तो दोस्तों आपको अगर हमारे वीडियो जो है लेक्चर जो है आपको सीक्वेंस वाइज नहीं मिल रहे तो आप जा सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन वेबसाइट पर magnetbrains.com पर। जैसे आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ मिल जाएगा CBSE हिंदी मीडियम। CBSE हिंदी मीडियम जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं। जैसे आप 8वीं पर क्लिक करोगे वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके 8वीं क्लास के टीचर कौन कौन से हैं। जैसे आप 8वीं क्लास के टीचर पर क्लिक करेंगे, जैसे सामाजिक विज्ञान पढ़ना है तो आपके सामने टीचर से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर लिखा गया है वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। चैप्टर वाइज वीडियो में आप जा सकते हैं और अपना चैप्टर देख सकते हैं। जैसे आप अपना चैप्टर ओपन करोगे आपके सामने खुल जाएगी एक खिड़की जिसमें आपका टीचर आपको पढ़ाने लग जाएगा। इस तरह से आपको सारे वीडियो सिक्वेंशली मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 12वीं तक ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।